हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज हमारा जो कि लास्ट चैप्टर है जो क्लास 6 एनसीईआरटी का, दैट इज़ इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डीजी फॉर फर्दर अपडेट्स। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लाइमेट, सीजन्स और वेदर जो है इसको और अच्छे से पढ़ा था। और हाँ, जो हमारे 4 टाइप के सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम और रेनी सीजन, इन सबको और अच्छे से पढ़ा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, मतलब इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है, उसका लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अब ये ट्रॉपिकल रीजन, ये हम पढ़ के आए पिछले कि ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक रहता है, उसके ऊपर फिर टेम्परेट जोन आ जाता है। तो बेसिकली काम की बात यह है कि भाई हमारे इंडिया के लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में है, और हमारे इंडिया में जितनी भी रेनफॉल होती है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, मोस्टली जितनी भी होती है वो मानसून विंड्स के कारण होती है। अब ये मानसून विंड्स क्या हैं? तो ये वो विंड्स हैं जो कि हमारी सी से लैंड की ओर बढ़ती हैं, जैसे कि इधर हमारा अरेबियन सी हो गया एंड देन उधर बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से वो मॉइस्चर लेके लैंड की ओर बढ़ती हैं हमारे इंडिया में, और फिर वहाँ पे जहाँ पे उनको बैरियर मिलता है या कोई भी माउंटेन वगैरह मिलता है तो उनसे टकरा के वो बारिश करा देती हैं, ठीक, रेन करा देती हैं। अब ये जो हमारा मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसको मौसमी है, उसका मतलब होता है सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स। ये सब हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो और हमारे इंडिया का जितना भी एग्रीकल्चर है, मोस्टली जितना भी एग्रीकल्चर, वो पूरा हम कह सकते हैं कि भाई रेन पे डिपेंडेंट है। अब पहले ऐसा था, अब मतलब हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के कारण जो इतना थोड़ा डेवलपमेंट है उसके कारण हम कह सकते हैं कि भाई अब मोस्टली है, ज़्यादातर रेन से अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई एरिया में रेन नहीं हुई तो मोस्टली हमारी क्रॉप मतलब उससे अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते अब अच्छा रेन हुआ तो इसका मतलब अच्छी क्रॉप हुई, ठीक। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड बॉन्टीफुल क्रॉप। अब ये बॉन्टीफुल का मतलब क्या होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बॉन्टीफुल क्रॉप तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का होना। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर अच्छे से बारिश होगी तो हमारी क्रॉप तो और अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पे आगे हम देखने जा रहे हैं कि भाई हमारे जो क्लाइमेट होता है, कहीं भी किसी भी लोकेशन का जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं, कोई भी जगह का, तो उसको अफेक्ट कुल 4 चीज़ें करती हैं। पहला हमारा लोकेशन, देन एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, ठीक। लोकेशन मतलब वो कहाँ पे है, एल्टीट्यूड मतलब उसकी ऊंचाई पे है कि नीचाई पे है, क्या हाइट है उसकी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी वो सी से कितना ऊपर है, एंड रिलीफ मतलब वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, ठीक। अब अगर इसमें हम एग्जांपल में देखें तो भाई रीजनल डिफरेंसेस अगर हम इंडिया में ही देखें तो हमारा जो कि जैसलमेर और बीकानेर का इलाका है जो कि राजस्थान डेजर्ट में आता है, वहाँ पे हमारी बारिश नहीं होती, मानसून वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अगर उसी को कंपेयर करते हो हम अगर जम्मू कश्मीर का कारगिल वाला इलाका देखें, यहाँ पे दिया है द्रास एंड कारगिल, तो वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड है भाई, माइनस में टेम्परेचर वहाँ चलता रहता है। और तो ये कह रहे हैं भाई अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है भाई, उनकी लोकेशन में डिफरेंस आ रहा है भाई, को जम्मू कश्मीर थोड़ा ऊंचाई पे है, ये नीचे है, देन एल्टीट्यूड्स में आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अलग अलग जगह का लैंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं कोई भी रीजन के क्लाइमेट को, उसी को यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स लेके समझा रहा है। जैसे यहाँ पे ले रहा है कि भाई जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल प्लेसेस में हैं, जैसे हमारा मुंबई हो गया इधर अरेबियन सी साइड, देन उधर बे ऑफ बंगाल, और भी जितने कोस्टल वाले हैं मतलब एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर ना कभी ज़्यादा हॉट रहता है ना कोल्ड, मतलब मॉडरेट रहता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए वो समुद्र के किनारे रहते हैं, वहाँ की जो मतलब मोस्टली टेम्परेचर वो ह्यूमिड टाइप का रहता है, जैसा कि हम लोग के यहाँ बरसात में रहता है, क्योंकि वहाँ की जो एयर है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पहले से ही अवेलेबल है, इसलिए ऐसा है। मतलब जैसे बरसात में नहीं होता चिपचिपा टाइप का फील होता है, वैसा टाइप का वहाँ परमानेंट रहता है, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ में है, समुद्र के किनारे हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अभी हम बताएं, ना वो ज़्यादा गर्म रहते हैं ना वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं वो एरियाज, मतलब टेम्परेचर। बीइंग ऑन दी कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, बता चुके हैं। अब यहाँ पे वही कोस्टल प्लेसेस के बारे में बता रहा था। अब आगे दिया है कि भाई जो माइसिनराम है मेघालय का, ये यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। मतलब यहाँ पे पूरे मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमारे माइसिनराम जो कि मेघालय पे पड़ता है वहाँ होती है। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए मेघालय साइड जो कि है हमारा, तो जो कि हमारी बे ऑफ बंगाल से जो हमारी एयर निकलती है साउथ वेस्ट वाली मानसून विंड्स, वो
उसके रास्ते में मेघालय पड़ता है, ठीक। और मेघालय में हमारे डिफरेंट हिल्स जैसे गारो खासी हिल्स वगैरह हैं, ये थोड़ा वी वैली टाइप की हैं। मतलब ये इस शेप में बनी है कि जैसे मानसून विंड्स यहाँ से बारिश वाटर वेपर लेके मानसून विंड्स उड़ी, तो वो हिल्स इस तरह से बनी है कि उसमें अब हम पढ़े हैं भाई कि मानसून विंड्स अगर किसी बैरियर से टकराती है तो बारिश हो जाती है, तो वो हिल्स में जाके फंस जाती हैं, टकरा जाती हैं, तो बार बार वहाँ पे बारिश, इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश हमारी मेघालय वाले एरिया में रहती है। मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी रीजन में देखें तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि देखिए वो मानसून विंड्स के रास्ते में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे ऐसी हिल्स हैं, गारो खासी वगैरह ऐसी हिल्स हैं जो कि जिसमें मानसून विंड्स हमारे फंस के बारिश करा देती है, बैरियर्स का काम करते हैं वो हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि माइसेंड्राम में तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वो भी इंडिया में है। एंड देन अगर हम कंपेयर करें हमारे राजस्थान के एरिया को, राजस्थान के डेजर्ट वाले में जैसलमेर जो की है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। अब जैसलमेर में बारिश क्यों नहीं होती, तो देखिए जैसलमेर का जो कि इलाका है वो पूरा प्लेन में डेजर्ट एरिया है, ठीक। वहाँ पे ना कोई वहाँ पे ना कोई पहाड़ है, ना कुछ है, माउंटेन्स वगैरह कुछ नहीं है। और हम ये पढ़ें कि भाई मानसून विंड्स किसी बैरियर से टकरा के फिर बारिश कराती है। तो जब वो राजस्थान के ऊपर से जाती हैं, वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, तो वो सीधे वहाँ से उड़ के चली जाती हैं, वहाँ बारिश हो नहीं पाती। मेन रीज़न ये है। चलिए यहाँ से हमारे ये टॉपिक फिनिश होते हैं। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो कोई भी नेचर के द्वारा, जैसे ग्रास वगैरह हो गई, ये जब अपने से उगती है बिना हमारे कोई इंटरफेरेंस के। जैसे अब हम ग्रास को पानी देने तो जाते नहीं हैं कि भाई पानी दें वो उगे, उसकी केयर, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने आप उगती हैं। या कोई भी प्लांट्स हो गए जंगल वगैरह में, तो जो चीज़ अपने से उगती है, नेचर जो मतलब जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी के, बस अपने से उग रही है, उस वो सब हमारा जितना भी है, जितना भी ग्रीनरी हमारा, वो पूरा नेचुरल वेजिटेशन में आता है, ठीक। अब हम अपने चारों तरफ डिफरेंट तरह की नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं, जैसे कि हमारी ग्रीन ग्रासेस हो गई, बुशेस हो गई, श्रब्स हो गई, कैक्टस हो गया, फूल देने वाले मतलब पेड़ हो गए, डिफरेंट तरह के हम लोग पेड़ पौधे आसपास देखते रहते हैं। अब छोटे मोटे तो हो गए, बड़े भी देखते, जैसे आम का हो गया, नीम का हो गया, इमली वगैरह का हो गया, कोई भी बड़ा प्लांट हम देखते रहते हैं अपने आगे पीछे, उनके कुछ बड़े बड़े पत्ते भी बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज रहती हैं, तो ये सब आपस में ही डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे हमारी नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन लिखी है कि द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। जो भी ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज, पेड़ पौधे जो भी हैं, जो बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के अपने से उगते हैं, वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। अब हम डिफरेंट तरह के प्लांट्स वगैरह तो देख ले, अब हम इनमें डिफरेंस कहाँ से आता है, जैसे मान लीजिए आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, कोई माउंटेन एरिया में जो भी पेड़ हो गए वो अलग रहते हैं हमारे प्लेन्स एरिया के, तो इन सबको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, तो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, इन सब में डिपेंड करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ नॉर्मल जो राजस्थान वगैरह में कैक्टस होते हैं, जबकि वो नॉर्मल नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह में हम लोग के यहाँ नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रॉपर वाटर मिल रहा है, कैक्टस बिना पानी के हैं, तो वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो सूटेबल है। हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमारे यहाँ के प्लांट हैं। अगर हम बर्फीली जगह में देखें तो वहाँ पे एप्पल वगैरह के पेड़ होते हैं। अब हम चाहें कि उसको यहाँ मध्य प्रदेश वगैरह के रीजन में लगा ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए नहीं बनी है, ठीक। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिपेंड करता है, जिसमें कि हमारा जो रेनफॉल है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी जगह के नेचुरल वेजिटेशन का, ठीक। अब यहाँ पे ड्यू टू वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब अगर हम डिफरेंट तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, मतलब वेजिटेशन के मामले में हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो उसके कारण हमारे इंडिया में मतलब बहुत वैरायटी है नेचुरल वेजिटेशन के, ठीक। डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट हैं, डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे हैं, तो वही आगे दिया है कि भाई जितना भी वेजिटेशन है हमारे इंडिया को, उसको हम लोग कुल 5 टाइप्स में डिवाइड करें हैं, जो कि हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। अभी जितने भी 5 टाइप हैं, इनको अभी हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये सबसे पहले ये एक फिगर देख लेते हैं, ये अच्छे से, हाँ यहाँ पे ये 1 मिनट,
ये हो गया देखिए 1.5 मीटर तक हमारे श्रब्स लेयर हो गई, ये ग्राउंड लेयर हो गई। देन 5 मीटर तक श्रब्स, फिर इधर 5 से 20 मीटर तक यंग ट्रीज, देन 40 मीटर तक कैनोपी, एंड मैक्सिमम जो भी हमारे पेड़ की हाइट होती है वो हमारी 60 मीटर तक जाती है, उनको हम लोग एमरजेंट लेयर्स कहते हैं। यहाँ पे ये फिगर में हम देख सकते हैं। एंड देन ये नेक्स्ट वाले में दिखा रहा है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखा रहा है। इसको भी हम देखते हैं, ये थोड़ा ये हट जाए बाहर। हाँ, ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कि ये क्या है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर इन द एरियाज विच रिसीव्स हाई रेनफॉल। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक। बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो वहाँ ज़्यादा ग्रीनरी। अब हम बरसात के मौसम में अक्सर देखते हैं कि ग्रीनरी, अगर बारिश होती है तो ग्रीनरी हो जाती है। अब अगर वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक। अब ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, मतलब इतने डेंस होते हैं कि भाई अगर हम सनलाइट जो है वो अच्छे से नीचे तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ पे जैसे लिखा है, दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजेंट रीच द ग्राउंड। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अब इसमें करें कि भाई यहाँ पे जो भी मतलब फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइम पे ईयर के अपनी लीव्स को शेड करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, ठीक। Therefore, they always appear green and are called evergreen forest as you may notice in figure, ठीक। तो ये मतलब जितने भी प्लांट हैं वो एक प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इकट्ठा नहीं मतलब लीव्स को शेड करते हैं, वो धीरे धीरे डिफरेंट टाइम्स में शेड करते हैं। इसलिए अगर हम ऊपर से देखें, ओवरऑल देखें, तो ये हमेशा हमें ग्रीन दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखते हैं, जो कि हम यहाँ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो फिगर 8.1 है इसमें हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के बारे में बताया है। तो इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो हो गए हमारे इबोनी, रोसवुड, महोगैनी, डिफरेंट टाइप्स के। अभी जो हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला इलाका है एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि हमारे मेघालय वगैरह हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और हाँ, एक और जगह यहाँ पे दिया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ दिस फॉरेस्ट। हमारा जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है किनारे किनारे का, वो भी हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। वहाँ पे भी मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो कहाँ कहाँ भाई? हमारे अंडमान एंड निकोबार में, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड देन इधर वेस्टर्न घाट्स वाला कुछ इलाका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।